बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र में हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अशमत जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। तीन अहम मौज़ूआत हैं। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा रूस, नूर मुक़द्दम कत्ल केस जिसमें आज फ़ैसला आ गया, ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत सुनाई गई है आज कोर्ट की जानिब से। और तीसरी अहम खबर है मुल्की सियासत से जुड़ी, जहाँ अपोजिशन बदस्तूर हुकूमत मुखालिफ मुहाज़ में सरगर्म दिखाई देती है। मुलाकातें जारी व सारी हैं। इस मौजू पर सबसे अहम खबर आज प्रोग्राम में आपके सामने हम रखेंगे कि आखिर सबकी तवज्जो का मरकज़ जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अपोजिशन क्या ऑफ़र कर रही है और हुकूमत उन्हें क्या ऑफ़र कर सकती है। इसके लिए आप प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े रहिए, ये खबर भी आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन सरदस्त वज़ीर-ए-आज़म का दौरा रूस क्या ये तारीख़ी साबित होगा या नहीं, उस मौके पर जबकि रूस ने यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ कर दिया। आज सुबह रूसी सदर ने अपनी कौम से ख़िताब किया है और कहा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 की शेख 7 के मुताबिक अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए और उन इलाक़ों में इन्वेड कर रहे हैं जहाँ पर ख़ुद से ऑलरेडी ऐसे अनासर पाए जाते हैं जो अपनी आज़ादी को यकीनी बनाना चाहते हैं। हम उनकी हिमायत के लिए वहाँ चल दौड़े हैं। तो शामी साहब, हुआ ये है अब तक कि नेटो ने, यूरोपीय यूनियन ने और अमेरिका ने सख्त रद्दअमल दिया इस जंग के ऊपर। उन्होंने इसे इन्वेजन करार दिए, गासिबाना हरकत करार दिए और ये कहा है कि इसके ख़िलाफ़ अब मुँह तोड़ इसका जवाब दिया जाएगा। रूसी वज़ारत ख़ारिजा और वज़ारत दिफ़ा की वेबसाइट पर जाया जाए तो वहाँ पर जो रद्दअमल बैनुल अक़वामी तौर पर रूस को मिला है उसके ऊपर लिखा गया है कि रूस को जो अमेरिका ने जो सैंक्शंस का ऐलान किया है वो मजमूई तौर पर अब 101 हो चुकी हैं। यानी 101 के करीब सैंक्शंस हैं जो अमेरिका उन पर आयद कर चुका है। उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम भी रूस को जवाब देंगे। इसी तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म का दौरा है। ये दौरा शामी साहब बैनुल अक़वामी मीडिया पर दिखाई नहीं दिया। हम तो समझ रहे हैं कि जंग से फ़र्क नहीं पड़ता, RT-TV हो या BBC, CNN या दीगर जो बड़े नशरियाती इदारे हैं वहाँ पर किसी हद तक खबर चली, लेकिन इस खबर को हमने उस तरीके से नहीं देख पाए जिस तरीके से देखा जाना चाहिए था। मिसाल के तौर पर अगर रूसी सदर की जो वेबसाइट है अपनी, वहाँ पर भी जाएँ तो उनके मरकज़ी सफ़े पर उनका अपना ख़िताब है कौम से यूक्रेन के ऊपर जंग करने के हवाले से। और रूसी वज़ीर ख़ारिजा उनकी वज़ारत ख़ारिजा की वेबसाइट पर भी जाएँ तो वहाँ पर इस सिलसिले में कोई ख़बर नहीं है। अलबत्ता रूसी सदर की वेबसाइट पर अगर हम जाएँ तो 4 लाइनों की प्रेस रिलीज़ और कुछ 8 से ज़ायद तस्वीर मौजूद हैं जो कि अगर हम न्यूज़ और इवेंट्स पे जाएँ तो हमें दिखाई देती हैं। तो ये तो है अभी तक की दस्तयाब मालूमात इस दौरे के हवाले से। क्या इन हालात में वज़ीर-ए-आज़म को ये दौरा करना चाहिए था? देखिए, अब ये तो बहस जो है ना अब कि नजरी हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा तय हो चुका था। वो अगर उससे इनकार करते तब मुश्किल होती, इकरार करते तब मुश्किल थी, अब मुश्किल है। या तो सदर पुतिन की तरफ से कहा जाता ना कि यहाँ हालात ऐसे हो गए हैं तो आप इसे मौखर कर दें, तो फिर तो कोई बात समझ में आती थी। तो मेरा ख्याल है कि बाज़ मामले ऐसे हो जाते हैं या बाज़ जहाँ फंस जाते हैं और आपके बस में नहीं रहता कोई फ़ैसला करना। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, ये कि यूक्रेन जो है, या थोड़ा सा आज मैं इस पे देख रहा था, गौर कर रहा था, कुछ पढ़ रहा था, तो बड़ी अजब एक दिलचस्प सूरत हाल मेरे सामने आई। ये जब 1991 में सोवियत यूनियन जो है जी, वो तहलील हुआ या मुनहदम हुआ, तो जो सोवियत यूनियन की जो एटमी हथियार थे वो 4 मुल्कों के पास थे। उनके ज़खायर 4 मुल्कों में रखे हुए थे। एक रूस, एक बेलारूस या बेलारस जैसे कहते हैं जी, अंग्रेजी में, एक कजाकिस्तान जी, और एक यूक्रेन। यूक्रेन, बिल्कुल। और यूक्रेन जो है वो दुनिया का तीसरा बड़ा एटमी मुल्क था सही। कि 5000 एटमी हथियार यूक्रेन की सरजमीन पे थे। जी हाँ। तो जब ये सोवियत यूनियन तहलील हो गया तो फिर ये कोशिश शुरू हुई कि ये जो एटमी विरासत है वो सिर्फ रूस के पास रहे और बाकी मुल्क जो हैं उनको तरगीब दी गई कि वो इनसे दस्तबरदार हो जाए। तो उस वक्त यूक्रेन जो था उसने बड़ी रद्दोकदा के बाद, एच पेच के बाद, वो अपने एटमी हथियार जो है उनसे दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया। और एक मेमोरेंडम हुआ साइन बुडापेस्ट में, मशरकी जर्मनी में आता जी। है।
اس پہ امریکہ، برطانیہ اور روس تینوں نے دستخط کیے اور یہ ضمانت فراہم کی کہ یوکرین کی جغرافیائی سلامتی کی، کہ اگر اس کو کوئی خطرہ ہوگا تو یہ ملک جو ہے وہ کارروائی کریں گے۔ تھوڑی سی تصحیح، بوداپسٹ کا آپ نے ذکر کہ وہ ہنگری میں ہے۔ ہنگری میں، سوری غلطی ہوگی، وہ ہنگری ہے۔ تو اب نتیجہ یہ آپ دیکھیے، آج یوکرین کے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی، تو یہ ہمارے ساتھ نہ ہو سکتا۔ اب تو لیکن اس کے بعد یہ ہوا، 4 اطراف سے حملہ کیا اب نہیں، اب دیکھیں روس کی جانب سے ایک 2014 میں ایک صورت پیدا ہوئی جی، وہ کرائمیا کو جب اور انہوں نے یہ جو معاہدہ ہے اس کے تحت ان طاقتوں کو کہا کہ آئیے آپ بیٹھیے، ہمیں ضمانت فراہم کیجیے۔ تو پیرس میں اجلاس طلب ہوا اور پیرس میں روسی وزیر خارجہ موجود تھے، لیکن وہ اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم نے جس حکومت کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا وہ ختم ہو چکی، وہ تبدیل ہو چکی۔ اس وقت یوکرین میں ایک روس کے حامی صدر جو تھے وہ موجود کی حکومت تھی، جن کو بعد میں ان کے خلاف ایک تحریک چلی، عوامی رد عمل کہہ لیں، کیا کہہ لیں اس کو، جس طرح تحریکیں اٹھتی ہیں یا اٹھائی جاتی ہیں، زیلنسکی صاحب جو ابھی ہیں صدر، اور پھر یہ دوسرے صاحب آئے۔ لیکن اب روس جو ہے جب اس نے اقدام کیا ہے تو اب وہ جو معاہدہ ہے اس کو آواز دی جا رہی ہے، امریکہ میں بھی بحث ہو رہی ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگا لیجئے کہ ایٹمی ہتھیاروں کی اہمیت کتنی ہے، بالخصوص ان ممالک کے لیے جو اپنے سے بڑے ملک کے ساتھ رہتے ہیں خدشے میں یا خطرے میں رہتے ہیں، ان کے جیسے پاکستان، اس کے لیے پھر وہ جو منیمم جو آپ کا ہوتا ہے، اس کو آپ کو ایک دہشت کا توازن قائم رکھنا پڑتا ہے۔ ایک زاویہ سے تو یہ ایک دلچسپ گوشہ ہے تاریخ کا۔ یہ آپ نے بیان کر دیا، بہت عمدہ ہو گیا سر۔ اب لیکن جو یہ دورہ وزیر اعظم کا یہ زیر بحث ہے مسلسل، پھر جو عالمی طاقتوں کا رد عمل ہے روسی انویژن کے اوپر وہ زیر بحث ہے، لیکن پاکستان کو اس دورے سے کیا ملے گا؟ کیونکہ اسد عمر صاحب نے آج بڑا اہم ٹویٹ کیا ہے سر۔ حبیب اکرم صاحب ماسکو سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کوشش ہوگی میجر جنرل ریٹائرڈ جناب اطہر عباس صاحب، ان سے بات ہو سکے، یوکرین میں آپ سفیر بھی رہ چکے ہیں، ان کی کوشش بھی کریں گے بات ہو سکے۔ سر اسد عمر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ پاکستان دہائیوں بعد ایک آزاد خارجہ پالیسی پر عمل درآمد کر رہا ہے جس میں فیصلے پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے ہو رہے ہیں، حکمرانوں کے مفاد کے لیے نہیں۔ ایسے فیصلے وہی لیڈر کر سکتا ہے جس کو خوف صرف خدا سے ہو اور اس کی طاقت عوام کی سپورٹ ہو۔ کیا واقعی یہ دورہ، یہ فیصلہ ایک آزادانہ خارجہ پالیسی کی جانب ایک اشارہ ہے یا یہ کچھ اور پیغام دے رہا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب سیٹو اور سینٹو چھوڑا تھا، دولت مشترکہ سے بھی علیحدگی کا اعلان کیا تھا، کامن ویلتھ، ہاں، اور اسی طرح کے دعوے کیے تھے۔ پھر ناک رگڑ کے دولت مشترکہ میں واپس جانا پڑا۔ تو یہ جو دیکھیے یہ خارجہ پالیسی ہوتی ہے نا، یہ حکومتوں کی نہیں ہوتی، یہ ملکوں کی ہوتی ہے۔ یہ نسل در نسل چلتی ہے اور اس کو آپ اس میں یو ٹرن لینے کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ آپ کو بڑی سوچ سمجھ کے اس میں ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ یہ کوئی اپوزیشن کو للکارنے والا معاملہ اور نہیں۔ خارجہ پالیسی جو ہے وہ اس طریقے سے عوامی جو ہے نا نعرے لگانا، لوگوں کے جذبات کو بھڑکانا، یہ اس کا بھی نام نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ خارجہ پالیسی میں بہت کچھ بند کمروں میں ہوتا ہے۔ اب نیٹو نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ عملی طور پر کوئی فوجی ان کا یوکرین میں نہیں جائے گا کیونکہ یوکرین نیٹو کا حصہ نہیں ہے، اور جو نیٹو کا چارٹر ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر ان کے کسی ممبر کے اوپر کوئی ملک حملہ کرے گا تو وہ پوری نیٹو کے اوپر حملہ ہوگا۔ البتہ انہوں نے جو نیٹو کے جتنے ممالک ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جو نیٹو کے سیکرٹری جنرل ان کی بڑی تفصیلی پریس کانفرنس آئی، وہ یہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے 100 سے زائد جہاز کو الرٹ کر دیا اپنی ایئر سپیس کے اندر، 120 سے زائد شپس ایسی ہیں جو سمندری حدود میں موجود ہیں تاکہ نیٹو ممالک کا تحفظ کر سکیں۔ البتہ وہ عملی طور پر کوئی فوجی یوکرین میں نہیں جائے گا۔ ابھی تو یہ بات طے ہو رہی تھی کہ یوکرین کو شامل کیا جا رہا تھا نیٹو میں، جی، اور اس پر جو روس نے شدت سے رد عمل دیا ہے وہ اس خبر پر بھی دیا ہے۔
उन्होंने कहा अगर ये नेटो में शामिल हो गया, अब नेटो कंट्रीज जो है ना वो ये कह रही हैं कि अगर यूक्रेन जो है उस पर उसकी ये दुर्गत बन सकती है तो जो मशरकी यूरोप के दूसरे ममालिक हैं उनके साथ भी कोई मुश्किल सूरत हाल पेश आ बेलारूस का आपने जिक्र किया, वो तो रूसी इक़दाम के साथ हैं, बल्कि अभी ताज़ा खबर है कि बेलारूस से भी कुछ मिसाइल यूक्रेनी इलाके में आकर गिरे हैं और उन्होंने बेलारूस के सदर ने रूसी सदर से ये कहा है कि आप मजीद नफरी तायुनात करें, क्योंकि बेलारूस वाली साइड से भी रूस ने यूक्रेन में दाखिल हुआ। यूरोप के बाज़ ममालिक हिस्सा बन चुके हैं नेटो जी, देखें ये सारे जो हैं और जो नेटो का हिस्सा बन चुके हैं वो जाहिर है रूस की छतरी से निकल गए हैं। ऐसा ही। अच्छा सर, मगर एक बात और सुने ना, अब जो सैंक्शंस है ना इसमें अब मसला ये है कि $100 फी बैरल से ऊपर से तेल जा चुका है। रूस गैस फराहम करता है यूरोप को, कोई 1/3 35 से 40% गैस यूरोप को फराहम होती है रूस से। सही। अब लेकिन अब मसला ये है कि इसका जो मुतबादल गाहक है वो चीन मौजूद है। सही। तेल का, गैस का, और चीन की जो सपोर्ट हासिल है, अगरचे चीन ने बड़े मोहतात रद्द अमल का मुजाहरा किया है जी, उन्होंने कहा रिस्ट्रेन करें, लेकिन उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी है कि जो अगर सैंक्शंस लगाई जाएंगी तो वो उनका तोड़ करेंगे, गोया वो सपोर्ट चीन से फराहम हो जाएगी। चीन वो इकोनॉमिक सपोर्ट करेगा, वो अशिया ख़रीदेगा, वो गैस ख़रीद लेगा, तेल ख़रीदेगा, और जो सोवियत यानी रूस जो है उसके ऊपर जो दबाव आना है उसको कम करने की कोशिश करेगा। रूस ने 2 इलाकों को रियासत तस्लीम की और वहाँ मौजूद जो नफरी थी जो यूक्रेन के ख़िलाफ़ थी फ़ौजी, उनको उनकी मलेशिया कंसिडर किया है और उनकी हिमायत में रूस वहाँ गया। और रूस ये समझता है कि डोनाबास का इलाका यूक्रेन में ऐसा इलाका है जहाँ पर यूक्रेन की हुकूमत उनकी नस्ल कुशी कर रही थी, उनकी हिफाजत के लिए रूस ने वहाँ इन्वेजन की है। लेकिन ताज़ा इत्तला ये है कि जो दारुल हुकूमत है वहाँ भी रूसी अफवाज पहुँच गई हैं और 4 अतराफ से ये हमला हुआ है। अब चलते हैं हबीब अकरम साहब के पास दौरे पर बात करने के लिए। हबीब साहब, 1 घंटे की मुलाकात वो फिर ज़ोहराना में बदल गई, 3 घंटे तक जा पहुँची, लेकिन अभी तक कोई जॉइंट स्टेटमेंट देखने को सुनने को नहीं मिल रही। क्या ताज़ा खबर है वज़ीर-ए-आज़म के दौरा रूस के हवाले से? देखिए, इम्कान तो यही है कि कोई जॉइंट स्टेटमेंट शायद जारी ना की जाए, सिवाय इसके कि कोई ऐसे मोहतात लफ्जों पे कि जिसमें खैर सगाली का जिक्र हो, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो रशियन वजारत खारजा है, और शामी साहब यहाँ पे जो सीनियर जर्नलिस्ट है उनसे भी मेरी बात हुई, जो जाहिर है यहाँ सरकारी शोबे में ज्यादा है जर्नलिज्म, तो वो भी हमें ये बता रहे थे कि हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान आते ही हमारे साथ हाथ मिलाएगा और कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन के पे हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर देगा। तो लिहाजा ऐसी को बहुत ज्यादा गैर मामूली तवक्कुआत यहाँ से भी नहीं है। अलबत्ता वजीर आजम का यहाँ पर ऐसे मौके पे आ जाना, अगरचे ये दौरा बहुत पहले से प्लान हुआ था, लेकिन सिर्फ उनका आ जाना तो वो साबित कर रहा है यहाँ की वजारत खारजा के ख्याल में कि जनाब बड़े बोल्ड हैं हमारे वजीर आजम यानी इमरान खान साहब, जो ऐसे मौके पर भी उन्होंने अपना दौरा मुलतवी नहीं किया बल्कि वो चले आए और बायलैटरल मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी इससे एक अहम बात है वो ये है जामी साहब और शामी साहब के इस वक्त जो मामला है वो ये है कि यूरोप जो रूस को इंटरनेशनली किसी भी सपोर्ट, खा वो किसी भी शक्ल में हो, खा वो खैर सगाली की शक्ल में हो, खा वो इनडिफरेंट रहने की, गैर जानिबदार रहने की सूरत में हो, तो उस तरह की सपोर्ट भी रूस को चाहिए। तो ऐसे मामलात में हमने देखा है कि जब अब हमारे वजीर आज़म यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे रूस ज्यादा गिविंग एंड पे जाना चाह रहा है, वो ज्यादा आगे बढ़ के आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान की मदद करना चाह रहा है, खासतौर पर एनर्जी के मामले में, या जो एक्सपोर्ट यानी पाकिस्तान से होने वाली जो एक्सपोर्ट है उनके लिए को मार्केट खोलने में, इस तरह के मामला जो है वो रूस की तरफ से हमें ज्यादा बेहतर कोऑपरेशन और बेहतर माहौल मिल रहा है। तो आप आज वजीर आज़म की मसरूफियात क्या रही यहाँ? शामी साहब, जो वजीर आज़म की प्रैक्टिकली मसरूफियात आज ही शुरू हुई। यानी कल तो शाम को जब वो पहुंचे तो उनका कोरोना टेस्ट हुआ और फिर वहां पे वो उन्होंने कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं थी सिवाय इसके गार्ड ऑफ ऑनर के। तो आज सुबह उन्होंने यहाँ पे जो अननोन सोल्जर्स की जो मॉन्यूमेंट है वहां पर अपने फूल चढ़ाए, दूसरी जंग अज़ीम उसके बाद फिर दूसरी जंग अज़ीम के उसके बाद यहाँ पर जो बाकायदा तौर पे फिर जो सदर के साथ उनकी जो मुलाकात है, यही असल पूरी मसरूफियत की जान है।
जब ये मुलाकात खत्म होगी तो उसके बाद फिर जो वजीर आजम की मसरूफियत है वो ये है कि यहाँ के मॉस्को का जो इस्लामिक सेंटर है, जो एक मस्जिद भी है, वहां पर वो जाएंगे और वहां पर मस्जिद में जाके ज़ाहिर साथ जाएंगे। तो ये जो एक बड़ा सिग्निफिकेंट हबीब साहब, ये जो डिप्टी वज़ीर आज़म से मुलाकात थी होटल में, वो अब इस तवील दोहराने की वजह से हो पाएगी या वो मनसूख हो गई है? देखिए, डिप्टी वजीर आजम जो यहाँ पे जो वजीर आजम डिप्टी वजीर आजम बेसिकली एक बा इख्तियार वजीर आजम वजीर को कहते हैं, यानी कोई ऐसा वजीर जो किसी एक शोबे में वो फैसला भी कर, उसे वजीर आजम की रहनुमाई की जरूरत तो हो लेकिन फैसले की जरूरत ना हो, तो उसको डिप्टी वजीर आजम कहते हैं। सीनियर मिनिस्टर कह लीजिए, हमारे पास आए थे जी, आप उसे सीनियर मिनिस्टर कह लीजिए। तो यहाँ पे जो डिप्टी वजीर आजम आए थे, दरअसल ये एनर्जी के इंचार्ज थे। ठीक, तो इस वजह से यानी एनर्जी के मामलात को तय करने में आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि रूस को कितना इंटरेस्ट है एनर्जी के मामलात के ईस्ट वर्ल्ड वो अपनी पाइपलाइंस का रुख कर सके, क्योंकि उसकी सारी पाइपलाइंस जो है वो वेस्ट वर्ल्ड। तो अगर ईस्ट वर्ल्ड जाती, जैसे शामिर साहब ने कहा कि एक तो चीन बहुत बड़ा बायर हो सकता है, दूसरा जैसे जो काजाकिस्तान का जो पूरा नेटवर्क है गैस का वो भी रूस के साथ मुंसलिक है। इसी तरह जो उज़्बेकिस्तान का जो नेटवर्क है वो भी रूस के साथ। मगर अगर सैंक्शंस लग जाती हैं तो पाकिस्तान के लिए तो फिर मुश्किल हो जाएगा तिजारत करना उस गैस का हसूल जो है। जैसे आपने देखा ईरान के साथ पाइपलाइन का मुआहदा हुआ, लेकिन सैंक्शंस की वजह से उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। शामिर साहब, ये बात अब जो ये इसको मद्देनजर रखा हुआ है पाकिस्तान के पॉलिसी साजों ने भी, जो मुझे ये लगता है, मैं जो थोड़ी चेंज महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि ओरिजिनली जब हम यहाँ पे आए थे तो हमारा ख्याल ये था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ जो इतने गुज़राए हैं वो कुछ अपने हम मनासिब के साथ, हम मनसबों के साथ मिलके कुछ MOU साइन करेंगे। लेकिन अब मुझे जो यहाँ पे माहौल नजर आ रहा है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो साइनिंग की तकरीब है शायद वो इस तरह की कोई बड़े पैमाने की ना हो सके। उसकी वजह कि इस वक्त अगर हम कोई MOU साइन करते हैं तो वो हमारे लिए इंटरनेशनली वो प्रॉब्लम, तो यहाँ भी एक हंगामी सूरत हाल हो गई ना। यहाँ भी मैं यही हिसाब से अर्ज कर रहा था हबीब साहब, ये देखिए, ये इस दौरे की अफादियत अपनी जगह, हमारी आज़ाद और खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी अपनी जगह, दौरा बड़ा तारीखी है अपनी जगह, लेकिन एक मुल्क जिसने दूसरे मुल्क के खिलाफ जंग का ऐलान कर रखा है, सुबह सवेरे रूसी सदर ने एक तवील खिताब किया, वॉर रूम की सूरत हाल होगी उनकी हर जगह में। तो ऐसी सूरत हाल में इस दौरे के ऑप्टिक्स क्या वहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जबकि रूसी सरकार तो सरापा जंग है यूक्रेन के खिलाफ, तो ये दौरा कहाँ नजर आया आपको उनके यहाँ मीडिया में? देखिए एक अहम बात यह है कि हमें जो जंग के हवाले से जितनी भी खबरें हैं वो दरअसल वो मीडिया दे रहा है जो हॉस्टाइल है, जो नेटो के साथ है और नेटो के नुक्ते नजर के साथ है, अमेरिका के नुक्ते नजर के साथ है, लेकिन रूस के नुक्ते नजर के हॉस्टाइल है। तो लिहाजा तमाम तर खबरें जो हैं वो हमें वहीं से आ रही हैं। लेकिन हबीब साहब, अगर आप रूसी मीडिया की बात करें, RT का जिक्र अगर आप कर लें तो RT पे भी तो जंग ही चल रही है, बीच में कुछ लम्हों के लिए खबर तो चली दौरे की। जी, RT पे भी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि RT पे जब आप जंग को देखते हैं तो आपको जंग का एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव, जी वो तो रूसी पर्सपेक्टिव बज़ाहिर, वहाँ पर लोकल मिलिशिया की, जी वहाँ का लोकल मिलिशिया की बात हो रही है। तो लिहाजा वो जिसे कहते हैं ना कि सच जो है जंग शुरू होते ही पहली कैजुअलिटी होता है, तो वो जाहिर है हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पे तो मॉस्को में जब हम इस नो डाउट इस खबर ने हमारे वज़ीर आज़म का दौरा ओवर शेडो कर दिया है, और फिर इसके साथ हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि इस माहौल में हम बहुत ज्यादा चिकनोयत की बात आगे बढ़ाएंगे तो शायद वो, जैसे शामी साहब ने कहा कि इस खारजा पॉलिसी पे मुहित होती है और यू टर्न लेना यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, आपने बहुत आहिस्ता आहिस्ता नेगोशिएट करना होता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम ये समझे कि एक सिलसिला शुरू हुआ है नेगोशिएशंस का, तो वो तो शुरू हो गया है, और शायद ये ऐसे मौके पर वज़ीर आज़म का आना आइंदा के लिए भी हमारा रूस के ऊपर एक एहसान समझा जाएगा। हाँ, ये बहुत अहम मुरव्वत कह लीजिए, एहसान की बजाय ये बहुत अहम नुक्ता है आपका कि मुरव्वत कह लीजिए। और हबीब साहब ये भी देखिए ना कि उन्होंने कैसे रेसिप्रोकेट किया कि वो रूसी सदर अमूमन एक बड़े तवील टेबल के साथ मिलते हैं सरबराहान मुमलिकत के साथ, कोरोना की वजह से या दीगर मामलात की वजह से एक लंबी टेबल उनके बीच होती है दूसरे हेड ऑफ स्टेट के लिए, लेकिन वज़ीर आज़म के लिए वो टेबल उठाएगी और बिल्कुल साथ साथ वो बैठाए गए। एक अच्छा जैसे इसे भी लिया जा रहा है कि देखें फ़र्क क्या है, लीडर की अहमियत क्या है, फिर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। तो इस तरह की ऑप्टिक्स को
जो हुकूमती वज़रा हैं या हुकूमती लोग गए हैं वो देखिए शामी साहब ने जामी साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी कि ये नस्लों का मामला होता है, और बात यह है कि अगर आप देखिए कि सोवियत यूनियन के बाद जो सदर पुतिन है वो फर्स्ट जनरेशन है जो पॉलिटिशियंस की जो टॉप पे पहुंची है, और ये उनकी पूरी कोशिश है पिछले 20 साल से, जब से ये इख्तिदार में तो खैर काफी तवील अरसे से, लेकिन पिछले 20 साल से बाकायदा तौर पे ये पाकिस्तान के साथ इंगेज करना चाह रहे हैं। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में भी इन्होंने इंगेज किया, आसिफ अली जरदारी ने भी इंगेज किया, उससे पहले आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब भी एक दफा यहाँ पे आए, और फिर पाकिस्तान की SCO में शमूलियत के ऊपर भी रूस ने हमें सपोर्ट किया। तो लिहाजा इंडिया में जो सूरत हाल बदली बिलखुसूस 2006 के बाद से, कि 2006 में इंडिया की डील हो गई सिविल न्यूक्लियर, बाकायदा स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन गया इंडिया वेस्ट का, तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के ऊपर एक नजर करम या पाकिस्तान के लिए एक नरम गोशा यहाँ पे रूस में मौजूद है। यार नजर गरम कह लीजिए, हमें नजर करम या नजर गरम जी, लेकिन अब ये अगेन वो हमें बहुत ही एहतियात से चलना है, बजाय इसके कि हम पहले से मौजूद दोस्तों को नाराज कर बैठे नए दोस्तों के चक्कर में। तो हमें ये मामला बड़े ध्यान से चलाने होंगे। बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब, ये बात बहुत अहम है कि दौरा इस तरह लिया जाना चाहिए कि ये एक मुस्बत पेशरफ्त का सिफारती ताल्लुकात, अच्छी बात है, मुस्बत पेशरफ्त का पेशखैमा साबित होगा। अलबत्ता ये कहना कि इससे कोई बहुत बड़े नताइज हमने ले लिए, बहुत बड़े मुआहदे कर लिए और इंतहाई तारीखी दौरा था, इसमें भी थोड़ी हकीकत पसंदी का मुजाहरा बात। आप ये देखें, एक ज़माना था सोवियत यूनियन और चीन, हाँ जी, एक दूसरे के मुतहारब थे। जी जी, अब चीन और रूस जो हैं वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिगरी हैं, ठीक है ना। हाँ। तो इस लिहाज से भी रूस के साथ हमारी कुर्बत जो है उसका एक सबब ये भी है, और फिर हालात बदलते हैं, मगर ले सांस भी आहिस्ता, देख ले सांस भी आहिस्ता कि क्या का नाजुक है बहुत काम, ठीक, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। वाह, अमेरिका का एलिमेंट इसमें रह गया कि अमेरिका इस दौरे पर कोई रद्द-ए-अमल दे रहा है या नहीं दे रहा। तो उनके जो तर्जुमान है अमेरिकी महकमे खारजा के, उनसे इस बारे में तफसीली बात सवाल की सूरत में पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को यूक्रेन के हवाले से आगाह कर रखा है कि सूरत हाल है क्या, अलबत्ता इस दौरे पर वो तबसरा नहीं कर सकते। ये उनका एक रद्द-ए-अमल था। एक ब्रेक। वैसे मैं एक बात बताऊँ, ये जब हमारे लीडर्स बाहर जाते हैं ना, जब उनकी बैनुल-अक़वामी कवरेज जो है ना वो उस तरह नहीं होती जैसे गैर मुल्की मेहमानों की हमारे मीडिया में होती है। नहीं सर, देखिए वो वैसे कवरेज जो है वो एक यानी एक हदूद क़य्यूद में होती है, होती ज़रूर है, लेकिन खबर लग गई अगर फ्रंट पेज पे खबर छप जाए, जंग के मंजरनामे में नहीं, वो एक और बात लगेगी। मैं तो हाईलाइट ये नुक्ता, मगर ये बात एक समझ ले, अमेरिका में भी ऐसा नहीं होता वाशिंगटन पोस्ट की और न्यूयॉर्क टाइम्स की लीडें लगी हो, CNN की फर्स्ट लीड वो हो, ऐसा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। अलबत्ता खबर मुकामी सतह पर तो कहीं होना, वेबसाइट पे तो कहीं होना। हमारा कल्चर ये है ना, हम मेहमान जो आता है ना उसको फिर जफा डाल लेते हैं। चलें एक ब्रेक, अच्छी बात है, हमें हमारी मेहमान नवाजी अपनी है। ब्रेक आ गई, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो अपोजिशन का हुकूमत मुखालिफ मुहाज चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से बड़ी अहम दो खबरें आपकी खिदमत में रखेंगे एक ब्रेक के बाद। अब आ जाते हैं जी नाज़रीन हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन तहरीक के ऊपर। तहरीक अदम एतमाद की खिचड़ी किस हद तक पकी है, किसको क्या शेयर मिलेगा, इस पे बात हो रही है और बात होती रहेगी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है जहांगीर तरीन ग्रुप, और दूसरी सबसे अहम जो अहमियत है वो पहली भी हो सकती है, वो इत्तेहादी है, काफ लीग हो या MQM हो, GDA हो या बाप पार्टी हो। तो कौन कहाँ खड़ा है, इस पर हमने बात करनी थी। मुलाकातें तो मुसलसल जारी हैं, कल भी मुलाकात हुई, चौधरी परवेज़ इलाही खुद चल कर गए जरदारी साहब के यहाँ। आज जरदारी साहब अपने दौरे के आखिरी लेग में वो मंसूरा भी गए और कहा कि आपसे हमें ताउन चाहिए। उन्होंने कहा हमारे पास तो एक ही सीट है चित्राली साहब की, उन्होंने कहा वो हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। और जरदारी साहब से सहाफ़ी ने सवाल भी पूछा, अगर टाई हो जाए तो एक बड़ी उन्होंने सवाल भी पूछा कि ये फरमाइए कि क्या शहबाज शरीफ साहब और परवेज़ इलाही शेरवानियाँ सिलवा लें। सवाल उनसे पूछा, गाड़ी में बैठ रहे थे तो मुस्कुराए, उन्होंने विक्ट्री का निशान बस बनाया और चल दी। नहीं, उनके पास तो शेरवानियाँ सिली सिलाई मौजूद है, उनके पास पहले से है ना, उनको नहीं सिलाने की क्या जरूरत। हो सकता है सर साइज बदल जाए। नहीं, साइज उनके पूरे का नहीं, हो सकता है कि ज्यादा पतले हो गए हों या थोड़ा सा फैट हो गए हो। अच्छा, अब दो तीन जाविये मुख्तलिफ हैं। एक ये है उनके पास शेरवानी मौजूद है। अच्छा, एक ये है कि जवाब दराज से
हुकूमत जो है वो जवाब में मुतहरिक है। वफाकी काबीना के कुछ लोगों ने तरीन ग्रुप से राब्ते की कोशिश की है, उनको मनाने को उन्हें टास्क दिया गया है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं जनाब इसहाक खाकवानी साहब से। जी, हमारे लिए बहुत मोअज़्ज़ज़ सीनियर सियासतदान हैं और हमेशा हमें वक्त देते हैं। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। इत्तला ये है कि हुकूमत तरीन ग्रुप को मनाने के लिए सरगर्म है और कुछ वफाकी वज़रा ने इस ग्रुप से रब्ता भी किया है। क्या ये मिल बैठते हैं? क्या इन खबरों में कुछ सदाकत है? यानी तरीन ग्रुप को मनाने की बेहतरीन कोशिश हो रही है। मैं भाई साहब, मैं अगर आप बुरा ना बनाए तो मैं एक चीज पहले इससे जवाब देने से पहले एक चीज अर्ज कर दूं। हाँ जी। आपका तजर्बा है माशाल्लाह बड़ा। पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत बनने के बाद और हुकूमत के अंदर जितनी भी पॉलिटिक्स है वो सब शख्सी और जाती फायदे के लिए की जाती है। इसमें मुल्क का कोई फायदा नफा नुकसान कोई नहीं सोचता। ये तो एक मुसद्दका बात है जनाब। कहीं ना कहीं अवाम का जब वोट पड़ता है तो वो पाकिस्तान और उसकी बेहतरी के लिए वोट डाल देते हैं। 2-3 दफा ऐसा हो चुका है। पर बाकी जो पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स है, यानी वोट लेने वाले जो हैं वोट लेकर अपने आप को याद रखते हैं, अवाम को भूल जाते हैं। अपनी जाती जहाँ फायदा हो, लीडरान का भी और पार्लियामेंट के मेंबरान का भी। अव्वलीन फर्ज ये होता है कि हमारा क्या खाकवानी साहब, आपका फायदा कहाँ है? वो मेरा सवाल तो बीच में रह गया शामी साहब। वो बता रहे हैं। जी, मेरा सवाल था, मनाने की कोशिश हो रही है कि राब्ते हुए हैं तरीन ग्रुप से वफाकी हुकूमत के? अभी तक तो जनाब कोई ऐसी बात नहीं हुई जो मेरे नाक़िस इतला है या जो भी आप सब में मालूमात है। अभी तक ऐसी कोई ऐसी बात नहीं हुई। लोग क्या सराहियां कर रहे हैं। बात तो उनकी कल हो गई है जामी साहब। कल यहाँ पर फैसला हो गया है। सबको पता लग गया है कि यहाँ पर वो मान गए कि शहबाज शरीफ साहब को वो वफाक के अंदर प्राइम मिनिस्टर का ओहदा देंगे और यहाँ पर जितनी जमातें नून लीग के अलावा हैं, उसमें शायद पीटीआई के कई नाराज हजरात भी शामिल हो, वो हुकूमत बनाएंगे पंजाब में। ये चीज तय हो चुकी है। अब तो वो फिर चौधरी परवेज अलाई पर मान गए हैं या किसी और पर? कौन सर? मेरे ख्याल में तो उनके पास इससे उनसे अच्छा कैंडिडेट अभी तक उनके पास है नहीं। ठीक। अब वफाक में जो हुकूमत चलाएंगे वो शहबाज शरीफ है और सूबे में हुकूमत जैसे आप फरमा रहे हैं तो यहाँ पर जो जिनको इख्तियार दिया गया है सब चीजों के फैसले का अपोजिशन की तरफ से, वो जरदारी साहब हैं। जरदारी साहब ने कहा है कि यहाँ पर आप एक मखलूत पार्टियों की, पीपल पार्टी और नून लीग के साथी और चौधरी शबान का ग्रुप और पीटीआई के जो लोग शामिल होना चाहें उस पर मुश्तमिल एक पार्टी बनेगी जो कि बकाया हिस्सा जो रह गया है इस हुकूमत का वो पूरा करेंगे। ये आपके ख्याल में ये मंसूबा कामयाब हो जाएगा? मेरे ख्याल में ये चीजें इस वक्त इस नंबर्स के साथ बहुत इसकी परसेंटेज 70-80% ज्यादा उम्मीद है कि ये कामयाब हो सकता है। तो आप नहीं, आपका जो चाहने वाले या आपके जो साथी हैं, क्या वो भी फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने किस करवट बैठना है, किस जानिब जाना है? मैं आपको अल्फन कह रहा हूँ, अभी तक उनका कोई फैसला नहीं हुआ। मैं ये आपको कल की जो डेवलपमेंट हुई है पंजाब में, जो सारे लीडरान आके मिले हैं उनकी तरफ से, और फिर जो इलानिया वो किया गया है अपना नून लीग, अपना पीपल्स पार्टी और चौधरी शबान की मुस्लिम लीग का, उस इलानिया के मुताबिक मैं ये मेरी बकाया जो है मेरी इनपुट है अपनी भी और कुछ दोस्तों से। तो ये आपकी असेसमेंट है? ये फरमाएं कि तरीन ग्रुप ने अभी तक फैसला क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं फैसला कर पा रहे? उसके अंदर थोड़ी सी ऐसी तो कोई वजह होगी या है, जरा कुछ वो सोच रहे होंगे या कुछ देख रहे होंगे या इंतजार कर रहे होंगे अपने साथियों से। देखे ना, ये कल फैसला नजर आया है ना जनाब, जो अपना पब्लिक में आया है, तो उसके बाद अब मीटिंग होगी तो उसमें
भी फैसला उनका भी हो जाएगा कि वो क्या करना चाहते हैं। मगर इस वक्त तजवीज़ जो है जरदारी साहब ने जो कल तजवीज़ दी, तो उसके अंदर उन्होंने ये एक रास्ता छोड़ा हुआ है कि वो लोग भी आ सकते हैं जो खाकवानी साहब जी। लगता है कि आपके दिल में लड्डू फूट रहे हैं। नहीं मुझे तो जनाब जाती तौर पे कोई इसमें फायदा नहीं है। मैं तो आपने पूछा है तो मैंने आपको एक सीन जो मेरे इल्म में है, जाती इल्म में है, वो मैंने अर्ज कर दिया। मैंने ना अभी ग्रुप से बात की है, ना ही ग्रुप की नुमाइंदगी करता हूँ। मैं उसका एक ऑर्डिनरी से फर्द हूँ, मगर जो मेरे अपने जाती इतलात हैं, आपने मेरे से सवाल किया। खाकवानी साहब, खाकवानी साहब अगले इंतखाब में तो फायदा हो जाएगा ना आपको? कैसे? जब सारे लोग, सारी जमातें आपकी पुष्ट पे होंगी तो फिर यानी इलेक्शन तो लड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। नहीं, जब ये सारी जमातें जब लड़ेंगी ना जनाब इलेक्शन, तो बड़ी जमात तो जनाब नून लीग होगी ना इसमें पंजाब में। तो अच्छा, फिर उन्होंने अपने लिए जरदारी साहब ने तो कुछ नहीं मांगा सिंध के लिए, वो तो उनको कहते हैं मेरी हुकूमत है। और फ्रंटियर के लिए भी उन्होंने कोई बात नहीं की, क्योंकि फ्रंटियर में उनकी हुकूमत है पीटीआई की, लिहाजा वहाँ उन्होंने कोई बात नहीं की। ये दो जगह पर जहाँ मुकाबला सही और मुकाबला हो सकता है, वहाँ पर दो जगहों पर तजवीज़ दी गई है। मेरा लड्डू फूटना या ना फूटना तो हम तो सिर्फ तजिया कह रहे हैं। आप अच्छा, ये अब आप जाते जाते मुख्तसर ये बता दें खाकवानी साहब, मुकद्दर फूटना और लड्डू फूटना ये दो अलग अलग बातें हैं। एक अच्छी बात और एक बुरी बात है। और मुकद्दर जो है ना वो नहीं फूटता जनाब, वो उन्होंने अपने साथ खुद किया है। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर हुकूमत आपसे संजीदगी से रब्ता करती है, आपके ग्रुप से आपको मनाने की कोशिश करती है, बदले में कोई ऑफर भी करती है, तो क्या आप और आपके चाहने वाले दोस्त अहबाब विलिंग होंगे उनकी बात सुनने में, या इस इम्कान को मुस्तरद कर चुके हैं आप? बड़ा अफसोस की बात है जामी साहब, आप तो बहुत समझदार और बड़े, मैं थोड़ी समझ बेहतर करना चाह रहा हूँ। आपको अभी तक इमरान खान की ये बात समझ नहीं आई कि वो किसी से बात नहीं करते, किसी को अपने बराबर नहीं समझते, किसी के पास नीचे झुककर बात करने की उनमें तबीयत ही नहीं है। अभी तक आप नहीं समझे। नहीं, वो आपने असल में अपने तबसरे का आगाज ही ऐसी बात से किया जिसने मुझे सवाल उठाने को मजबूर किया। आपने कहा ना कि हर बात शख्सी और फायदे के लिए होती है, तो फायदे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है ना। उसने मुझे प्रवोक किया कि शायद मेरी हल्फन राय है तो कि पाकिस्तान में ईमानुल्लाह, अगर ये जामी साहब और अब शामी साहब, मेहरबानी करके आप सोचें कि क्या इस वक्त यही हमारा नस्बुल ऐन है। हमारा नस्बुल ऐन होना चाहिए था कि हमने इकोनॉमी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी हमने साइन करना चाहिए था। अब असल में सर मेरा वक्त खत्म हो गया। अगले हफ्ते कोशिश करेंगे आपको जहमत दें, बराह रास्त आपसे जरा बात करें, लोग आपको देख भी सकें, सुन भी सकें। अगले हफ्ते वक्त दीजिएगा मुझे, सोमवार मंगल को। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अब शामी साहब 2-4 नुक्ते रह गए। एक तो ये देखिए कि जो खबर आई रात गए कि असल मसला ये नहीं है कि तहरीक अदम एतमाद या नहीं, असल मसला जो कन्फ्यूजन है, जो कॉन्फ्लिक्ट का मसला है, वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझते हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है और उस सूरत में नई गवर्नमेंट बनती, फौरी इलेक्शन होते हैं, तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा। और अगर कुछ अरसा बच जाते हैं, हम साल डेढ़ की हुकूमत नहीं चल जाती है, तो फिर फ़ायदा पीटीआई को होगा, फिर फ़ायदा काफ लीग को और पीटीआई को हो सकता है, पीपल्स पार्टी को भी हो सकता है। तो एक तो ये कन्फ्यूजन रही। दूसरा ये कि परवेज़ लाई साहब तो ज़ाहिर बात है इस वक्त सबसे कीमती शय हैं। अगर परवेज़ लाई साहब को पीटीआई ने भी ऑफर कर दी, पहली खबर ये हमारी क़यादत फरमाइए। ये दूसरी खबर है। पहली खबर ये कि अपोजिशन जमातें उन्हें यहाँ पंजाब में जिम्मेदारी देने को तैयार हैं, सारी जमातें। आप खबर ये दे रहे हैं जो आज मैं खबर नहीं दे रहा, मैं तो एक वैसे ही एक नुक्ता बयान कर रहा हूं। नहीं, ये नुक्ता डिस्कस हुआ है, लेकिन ये नुक्ता ज़ेरे बहस आया है। एक बात तो है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी, इत्तेहादियों के यहाँ भी और दीगर अहम जगहों पर भी, कि इसको रोकने के लिए परवेज़ लाई साहब को अगर कोई बड़ी पेशकश कर दी जाए। जो कंसेंसस कैंडिडेट हैं वो चौधरी परवेज़ लाई हो सकते हैं, उनसे ज़्यादा कोई शख्स ऐसा नहीं है जिस पर सब एतमाद कर सकें और जो कुछ डिलीवर भी कर सकें। और इस सूरत में मेरे ख्याल सबों को इन पर एतमाद होगा, बल्कि सब खुश भी होंगे, वो हल्के भी जिनको इस वजारत आला से खुशी ज़्यादा नहीं थी। अच्छा, अब आप आ जाएं सर, नूर मुकद्दम केस का जिक्र करना था।
طاہر جعفر جو ہے، ظاہر جعفر، اس کو تو موت کی سزا ہو گئی۔ اب اس میں سر 4 ماہ کا یہ ٹرائل تھا، ایسا واقعہ جس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ تفصیلات تو آپ خبروں میں دیکھ ہی رہی ہیں، اس پہ نشریات بھی ہوں گی، ہو چکی ہیں۔ ان کے شریک ملزمان جان محمد جو باغبان تھے اور چوکیدار افتخار، ان کو 10 سال قید ہوئی، البتہ والدین کو بری کر دیا گیا۔ اب سوال سر میں نے آپ کی خدمت میں 2 رکھنے تھے، ایک یہ کہ اس کی درندگی، پاگل پن یا نشے کی علت کے معاملات ہوئے، اس کے گھر والوں کو بھی پتہ تھا، اس کے قریبی ذرائع بتاتے ہیں کہ اپنے گھر والوں پر بھی حملے کر چکا تھا، اس کے والدین، اس کا گھر کتنا ذمہ دار ہے؟ ان لوگوں نے اس کو پہلے سے فکس کیوں نہیں کیا کہ اس ظالم انسان نے ایک بچی کو بے ایمانہ طریقے سے قتل کیا؟ یہ بڑی نازک ڈیبیٹ ہے، ہم اس میں نہ ہی پڑھے تو اچھا ہے۔ اور اس میں والدین کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے۔ جب والدین کا ذکر کریں گے تو پھر صرف ان کے والدین کا ذکر نہیں ہوگا، سبوں کا ذکر ہوگا، سبوں کا ذکر۔ اچھا ایک اور اہم معاملہ یہ ہے کہ لیکن بہرحال جو جس بہیمانہ طریقے سے اس کو قتل کیا گیا ہے اس کے مطابق اس کو سزا مل گئی ہے، اور اب دیکھیے اپیل ہوگی، اس میں کیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آج یہ کہہ رہے تھے صارفین جو سوشل میڈیا پر ہیں کہ پاکستان میں جس کے پاس پیسہ ہے وہ ریلیف بھی لے لیتا ہے، لیکن یہ سر مثال ہونی چاہیے، یہ مثال سیٹ ہونی چاہیے۔ نہیں مثال سیٹ ہوتی ہے پاکستان میں دن رات، یہ سب بکواس ہے، یہ فیک نیوز ہے۔ یہ بھی کہ پیسہ ہے وہ ہر چیز لیتا، پاکستان میں بڑے بڑوں کو سزائیں ملی ہیں۔ پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوا یار، پاکستان میں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی لٹکا دیا گیا۔ تو پاکستان میں یعنی سزائیں ملتی ہیں، عدالتیں کام کرتی ہیں، آپ اور یہ دیکھیے اس کو سزا ملی ہے، اور اب ہائی کورٹ کنفرم کرے گی اس سزا کو تو یہ کیفر کردار کو پہنچے گا۔ بالکل ٹھیک سر، اس میں ایک اور بھی اہم معاملہ جو ہمیں زیر بحث لانا چاہیے وہ یہ کہ جو میڈیا نے اس سلسلے میں کردار ادا کیا وہ بڑا اہم تھا، اس کیس کو زندہ رکھا، اس کی کوریج آپ تک پہنچائی، خبریں اور ٹرائل آپ تک پہنچایا، کیس کو مرنے نہیں دیا، اور پریشر رہا ایک حکومت پر بھی، قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بھی کہ معاملہ ادھر سے ادھر نہ ہو۔ سر یہاں ایک پروگرام میں بریک آیا چاہتی ہے، ناظرین ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، تب تک لیے اجازت، اللہ حافظ۔